मेरी माँ ने एक बार एक कड़वी बात कही थी कि जो भी मुझसे शादी करना चाहता है उसे 50 लाख देने होंगे। मेरी बड़ी बहन फिर सबको बताती फिरी कि मेरा छोटा भाई थोड़ा मोटा है, थोड़ा सांवला है और थोड़ा नाटा होने के बावजूद वो पति बनने के लिए बहुत काबिल है। ये सुनकर उसकी सहेलियां बर्दाश्त नहीं कर सकी। एक एक करके सब दुम दबाकर भाग निकली। तभी एक दिन तीखे नैन नक्श और सुंदर आंखों वाला एक आदमी सुसानरा बैंक्वेट हॉल में नजर आया। उस पल उसकी सारी सहेलियां दीवानी हो गईं। क्या ये वही है जिसे तुम थोड़ा मोटा, सांवला और नाटा भाई बता रही थी? ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि सू वानरा अपने छोटे भाई के लिए हद से ज्यादा फिक्रमंद थी। उसे डर था कि उसकी सहेलियां मुझे पसंद कर लेंगी, इसलिए वो बाहर वालों से हमेशा कहती कि मैं छोटा, बदसूरत और कंजूस हूं। इस वजह से बड़ा होने के बाद भी मैंने कभी किसी को डेट नहीं किया। मेरे दत्तक माता पिता चिंता के मारे मरे जा रहे थे। आखिर तुम्हें कैसी पत्नी चाहिए? अगर तुम मेरे प्यारे छोटे भाई से शादी करना चाहती हो तो तुम्हें उसका ख्याल मुझसे भी ज्यादा रखना होगा। उस वक्त मैंने अपना सिर उसकी बाहों में छिपा लिया था ताकि वो मेरा शर्म से लाल चेहरा न देख सके। उसे नहीं पता था कि मेरे दिल में वही बसी थी। उसके लिए मेरी भावनाओं को समाज कभी नहीं स्वीकारता, इसलिए मैं इसे तब तक छिपाता रहा जब तक उस रात सब उजागर नहीं हो गया। जिस औरत ने मुझे जान से ज्यादा चाहा था उसने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? अगले ही दिन उसने मेरे सबसे अच्छे दोस्त के साथ अपनी सगाई का ऐलान कर दिया। मेरी शादी में आना मत भूलना। ये सब देखकर मेरी आंखों के आंसू ही सूख गए थे। तभी अपनों को ढूंढने वाली संस्था का फोन आया। उन्होंने कहा कि मेरे असली माता पिता मिल गए हैं। तब मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया। मैंने समंदर पार अपने असली माता पिता को फोन लगाया। मम्मी पापा, मैं विदेश आकर आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। मेरी बात सुनकर दूसरी तरफ मौजूद मेरे माता पिता भावुक होकर रोने लगे। तुम्हें पाकर हम बहुत खुश हैं। अगर उस साल वो भूकंप न आया होता तो हमारा परिवार इतने सालों तक अलग न रहता। हम अभी आकर तुम्हें अपने घर ले जाएंगे। मेरे दिल में एक अजीब सी कड़वाहट भर गई। अपनी उभरती भावनाओं को शांत करने के लिए मैंने एक गहरी सांस ली। कृपया मुझे आधा महीना और दे दीजिए। मुझे यहाँ अभी कुछ चीजें सुलझानी है। जैसे ही मेरा काम खत्म होगा मैं आ जाऊंगा। सही है, बिल्कुल सही। ये हमारी ही गलती थी कि हमने इस बारे में नहीं सोचा। आखिरकार स्यू परिवार ने इतने सालों तक तुम्हारी परवरिश की है। मैंने सुना है कि तुम्हारी बड़ी बहन ने बचपन से ही तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया है। तुम्हें उनसे अच्छे से विदा लेनी चाहिए। स्यू वानरू का नाम सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। जब मैं 6 साल का था तब एक भीषण भूकंप ने मुझे मेरे माता पिता से अलग कर दिया था। बाद में एक संस्था ने मुझे स्यू परिवार के पास गोद भेज दिया। स्यू परिवार एक बहुत बड़ा और रईस खानदान है। पिताजी और माताजी हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। हालांकि उन्होंने मुझे गोद लिया था, लेकिन उन्होंने मुझ पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये कहना ज्यादा सही होगा कि मुझे स्यू परिवार ने नहीं बल्कि सू वानरू ने पाला था। 7 साल की उम्र में मुझे बादलों की गड़गड़ाहट से डर लगता था। तब वो मुझे गोद में लेकर लोरी सुनाती थी। 10 साल की उम्र में जब मेरा मन अपने सहपाठियों के खिलौनों के लिए ललचाता था तो वो मेरे लिए पूरी दुकान ही खरीद लाती थी। उसने मुझे बड़े लाड़ प्यार से एक राजकुमार की तरह पाला। 14 साल की उम्र में मैं बुखार की वजह से घर पर बेहोश हो गया था। तब वही थी जो मेरे लिए गर्म पानी लाती और एक एक घूंट दवा पिलाती थी। मुझे जो कुछ भी चाहिए होता वो फौरन मेरे सामने लाकर रख देती थी। हर कोई उसे चिढ़ाता था कि वो अपने छोटे भाई के लिए पागल है, पर कोई नहीं जानता था कि उन अनगिनत रातों में जब हमने एक दूसरे का सहारा लिया मुझे सू वानरू से प्यार हो गया था। लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इजहार कर सकूं। मैं बस अपनी डायरी में अपने जज्बात लिखता या अपने भाई जैसे दोस्त सोंग जिनियन को बताता था। पर मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सोंग जिनियन ये सब सू वानरू को बता देगा। उस रात सू वानरू अचानक मेरे कमरे में आई। गुस्से में उसने वो डायरी ढूंढी और उसके चिथड़े कर दिए। उसने वो फटी हुई डायरी मुझ पर फेंकी और मेरे कुछ कहने से पहले ही दरवाजा पटक कर चली गई। उसके बाद वो हमेशा मुझसे बचती रही और मुझसे मिलना बंद कर दिया। कभी हम टकरा भी जाते तो उसकी आंखों में एक अजनबी सा ठंडापन होता था। मैं उससे सफाई मांगने जाना चाहता था, लेकिन तभी मैंने सू वानरू और सोंग जिनियन को एक कोने में प्यार जताते हुए देख लिया। मुझे लगा शायद किस्मत ने पहले ही सब तय कर दिया था कि सू वानरू और मेरा साथ नामुमकिन है। तय कर दिया था कि स्यू परिवार में बिताए ये साल महज एक सपना थे। अब मुझे अपनी असल जिंदगी की राह पर लौट जाना चाहिए। इसलिए मैंने एक फैसला किया। मैंने अपने असली घर लौटने का फैसला किया और सू वानरू के लिए अपने बरसों पुराने प्यार को मिटाने की ठान ली। उस दिन मैं बहुत जल्दी नीचे आ गया। अपने दत्तक माता पिता को उत्साह से नाश्ते के लिए बुलाते देख मैं मुस्कुराकर उनके पास बैठ गया। तभी मैंने उन्हें बताया कि मुझे मेरे असली माता पिता मिल गए हैं और मैंने विदेश जाने का फैसला किया है। मैंने उन्हें समझाया कि ये एक अच्छी बात है। बेटा, मैं बहुत खुश हूं कि तुम्हें अपना असली परिवार मिल गया। क्या तुमने इस बारे में अपनी बहन को बताया? मैं सन्न रह गया। मुझे सू वानरू को बताना ही होगा, पर उसका पूरा ध्यान तो अब सोंग जिनियन पर है। उसे बताने या न बताने से क्या फर्क पड़ेगा? तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? मैंने अचानक मुड़कर देखा कि वो दरवाजे पर खड़ी थी। कुछ नहीं, आप आ गईं दीदी। ये संबोधन बरसों बाद सुनकर सू वानरू के कदम ठिठक गए। वो मुझे गौर से देखने लगी। न जाने कब से मैंने उसे दीदी कहना कब छोड़ दिया था।
क्या वो 18 की उम्र थी, 15 की, या उससे भी पहले? अब मैंने उसे फिर से दीदी बुलाना शुरू कर दिया है। सु वानरू की नजरों में गहराई थी। वो काफी देर तक मुझे देखती रही। उससे लगा कि मुझ में कुछ बदल गया है। काफी देर बाद उसने अपनी नजरें झुका लीं। वो आगे बढ़ी और हाथ में पकड़े तोहफे मेज पर रखते हुए बेरुखी से बोली, मम्मी पापा, ये तोहफा जिनियन आपके लिए लाया है। उसने कहा है कि ये उसकी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। उसे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। पसंद क्यों नहीं आएगा? जिनियन के तोहफे हमेशा ही लाजवाब होते हैं। क्या तुमने हमारी तरफ से उसका शुक्रिया अदा किया? वानरू, अगली बार जब तुम जिनियन के घर जाओ तो अलमारी से काली चाय का डिब्बा ले जाना। अगर तुम इस हफ्ते खाली हो तो उस लड़के और उसके माता पिता को यहाँ बुलाओ। साफ है कि वे शादी के बारे में बात करना चाहते हैं। मैं चुपचाप बैठा उन्हें देखता रहा। मेरे दिल में तन्हाई भर गई। मैंने अपनी हथेलियों को जोर से भींचा और फिर ढीला छोड़ दिया। उस पल मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि मैं महज एक बाहरी व्यक्ति था, लेकिन भविष्य में मुझे इन बातों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये सोचकर मैं शांति से उठा और अपने कमरे में चला गया। आहट सुनकर सुवानरू, जो अपने माता पिता से बात कर रही थी, उसने ऊपर देखा। उसे बस मेरी पीठ दरवाजे के पीछे ओझल होती दिखी। क्या ये मेरा वहम है? जब से वो वापस आया है, उसने सिर्फ एक ही जुमला कहा है। ये उसके पुराने स्वभाव जैसा बिल्कुल नहीं है। दोपहर में मैं अपना नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी करने पुलिस स्टेशन गया। जैसे ही मैं नीचे आया, मैंने सोंग जिनियन को सु वानरू के पास बैठे मुस्कुराते हुए देखा। वो उसे संतरा छीलते हुए देख रहा था। सु वानरू की कोमल उंगलियां फुर्ती से संतरा छील रही थीं। फिर उसने उसके रेशे साफ किए। उसने आधा टुकड़ा अलग किया और सोंग जिनियन के होठों तक ले गई। सोंग जिनियन के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने एक नजर उसे देखा और फिर शांति से उसके हाथ से संतरा खा लिया। सु वानरू धीरे से मुस्कुराई। फिर उसने पास रखे डिब्बे से एक टिश्यू निकाला और बड़े प्यार से उसके मुंह का कोना पोंछा। क्या ये मीठा है? सोंग जिनियन ने सिर हिलाया। उसने संतरे का दूसरा हिस्सा सु वानरू की तरफ बढ़ाया। तुम्हें भी चखना चाहिए। उनके इस नजदीकी मंजर को देखकर मैंने अपनी नजरें फेर लीं और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बेटा, मैं मुड़ा। मैंने देखा कि वो मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। वानरू आज छुट्टी पर है। हमने पार्क जाने का प्रोग्राम बनाया है। क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? आप दोनों डेट पर जा रहे हैं। मेरा बीच में आना ठीक नहीं होगा। हम सब एक ही परिवार हैं। इसमें दखल देने वाली क्या बात है? मुझे कुछ काम है, शायद अगली बार। मेरा फिर से मना करना सुनकर सोंग जिनियन के चेहरे की मुस्कुराहट अचानक गायब हो गई। क्या तुम अभी भी मुझसे मुझसे नाराज हो कि मैंने तुम्हारी बहन को छीन लिया? क्या इसलिए तुम हमारे साथ नहीं आना चाहते? मेरी बहन तुम्हें पसंद करती है। तुम इसे छीनना कैसे कह सकते हो? यह सुनकर सोंग जिनियन के कान लाल हो गए। सु वानरू धीरे से हंसी और उसकी बाहों में सिमट गई। अगर वो नहीं जाना चाहता तो रहने दो, उसे नजरअंदाज करो। सही भी है, मुझे नजरअंदाज करो। अब हम अपनी अपनी राह पर चलेंगे। मैंने शालीनता से उन्हें अलविदा कहा और वहां से चल दिया। कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद मैं पुलिस स्टेशन से सीधा रेसिंग क्लब गया। दफ्तर में एक पूरी दीवार हमारी जीती हुई ट्रॉफियों और रेस की तस्वीरों से भरी हुई थी। मैंने उसे देखा। मेरी आंखें जज्बात और एक अजीब सी बेबसी से भर गईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि विदाई इतनी अचानक होगी। मास्टर बाहर से अंदर आए और मेरे कंधे को थपथ पाया। 10 साल तक मेरा मार्गदर्शन करने वाले मास्टर को देखकर वो हिचकिचाहट जो मैंने दबा रखी थी फिर से मेरे गले तक आ गई। मैंने अपनी हथेली को भींचा और एक गहरी सांस ली। मास्टर, मैं जल्द ही विदेश जा रहा हूँ। मेरे सगे माता पिता ने मुझे ढूंढ लिया है। मैं उनके साथ विदेश में बसना चाहता हूँ। ये एक अच्छी बात है। तो क्या तुम विदेश जाने के बाद भी रेसिंग जारी रखोगे? रेसिंग हमेशा से मेरा सपना रहा है। मैं इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं भविष्य में इसे जारी रखूंगा। तो तुम अभी जा रहे हो। सबसे बड़ा नेशनल टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। तुम्हारे पास इस बार चैंपियनशिप जीतने का बेहतरीन मौका है। मैंने इस बारे में अपने माता पिता से पहले ही बात कर ली है। यहाँ की चीजें संभालने के बाद मैं निकल जाऊंगा। अभी आधा महीना बचा है। इस टूर्नामेंट को खत्म करने के लिए इतना समय काफी है। तब जाकर मास्टर को राहत मिली। उन्होंने मेरा कंधा थपथ पाया। मैंने मास्टर से कुछ देर और बात की। काफी देर होने के बाद मैंने अपना बैग उठाया और घर के लिए निकल पड़ा। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैंने देखा कि सोंगिनी अभी भी यहीं था। ध्यान से सुनो। मुझे समझ आया कि वो शादी की बातों पर चर्चा कर रहे थे। वो सूट और शादी के जोड़ों के स्टाइल देखकर मेरा सिर चकरा रहा था। मैं सोच रहा था कि शाओ यू की राय ले लूं। आखिर हम इतने सालों से अच्छे भाई रहे हैं। वो मेरी पसंद को अच्छे से समझता है। जैसे ही उसने ये कहा, मैं अंदर आ गया। शाओ यू, तुम्हारे होने वाले जीजाजी इस बात को लेकर काफी परेशान हैं। कैसा रहेगा अगर तुम अगले कुछ दिनों तक इनके साथ जाकर शादी का सामान चुन लो? मैंने देखा कि सोंगिनी की आंखों के कोने मुस्कुराहट से चमक उठे, लेकिन जैसे ही हमारी नजरें मिली, वो मुस्कुराहट एक चुनौती में बदल गई। मैंने अपनी नजरें झुका लीं और थोड़ा सोचकर मना कर दिया। माफ करना, मैं खाली नहीं हूं। क्लब में अभी काफी काम है। मेरे पास सिर्फ आधा महीना ही बचा है। जाने से पहले मुझे बहुत सी चीजें संभालनी हैं। मेरे पास सोंगिनी के साथ शॉपिंग पर जाने का समय नहीं है। पर जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, वहां का माहौल एकदम बोझिल हो गया। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त शादी करने जा रहा है। क्या तुम अपने काम को अलग नहीं रख सकते? ये तय हो गया है। मैं कल जाकर तुम्हारे लिए छुट्टी मांग लूंगी। अगर वो बड़े होने के नाते मुझ पर छुट्टी लेने का दबाव डाल रही थी तो भला मुझे मना करने का क्या हक था?
ये सुनकर मेरे होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। मैंने फिर कुछ नहीं कहा। अगले कुछ दिनों तक मुझे सब कुछ छोड़कर पूरे मन से सौंगिनी के साथ शादी का सामान चुनने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैंने पहले सोचा था कि उसे मॉल में बस कुछ चीजें चुननी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक घसीटेगा। शादी के जोड़े जैसी बड़ी चीजें और शराब के गिलास जैसी छोटी चीजें, सब कुछ मुझे ही तय करना था। जब भी मैं कहता कि वो सु ऑनरू से पूछ ले तो वो चिढ़कर कहता, तुम्हारी बहन से क्यों पूछना, वो बहुत व्यस्त है। पैसे देने के अलावा उसे किसी चीज की समझ नहीं है। तुम ही हो जो मुझे सबसे अच्छी तरह समझते हो। पिछली बार जब मैंने उससे मेरे साथ शादी की अंगूठियां चुनने को कहा तो अंदाजा लगाओ उसने क्या किया। उसने सीधे अंगूठियों की पूरी अलमारी मेरे घर भेज दी और कहा कि जो पसंद हो चुन लो। वो मुझसे शिकायत कर रहा था, पर उसकी आंखों में गर्व साफ झलक रहा था। मैं खामोशी से सुनता रहा और उसे वो प्रतिक्रिया नहीं दी जिसकी उसे उम्मीद थी। सोंगिनी कुछ और कहने ही वाला था कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी औरत पर पड़ी। ऑनरू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने ऊपर देखा तो वो भागकर सु ऑनरू की बाहों में चला गया। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम आशीर्वाद लेने के लिए शहर के बाहर पहाड़ वाले मंदिर जाना चाहती हो? मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर तुम्हें लेने आई हूँ। शाओयू पिछले कुछ दिनों से मेरे साथ ही है। कैसा रहेगा अगर वो भी हमारे साथ चले? सु ऑनरू ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसने बस अपना सामान उठाया और बाहर निकल गई। दूर बजती घंटियों की आवाज के साथ घना कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा और मंदिर के बाहर पहाड़ का नजारा दिखने लगा। मैंने अपना सिर झुका लिया और अपने पैरों के नीचे के पत्थरों वाले रास्ते को देखते हुए कदम दर कदम आगे बढ़ा। ये क्या है? अचानक एक आवाज ने मेरे ख्यालों को तोड़ दिया। ऊपर देखा तो सौंगिनी एक बोधि वृक्ष के सामने खड़ा था और उस पर लटके हुए प्रार्थना के रिबन को ध्यान से देख रहा था। भगवान करे शाओ यू हर साल खुश रहे। भगवान करे हर साल उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। भगवान करे इस जीवन में शाओ यू को अच्छा भाग्य और स्वास्थ्य मिले। भगवान करे वो सिर्फ अच्छे लोगों से ही मिले। भगवान करे मेरा बच्चा शाओयू हर दिन और हर साल सुरक्षित और सलामत रहे। आपकी सच्ची भक्त सु ऑनरू की तरफ से। मैंने फिर से उन प्रार्थना के रिबन को देखा। मेरा दिल थोड़ा कांप उठा और मेरी यादें कहीं दूर भटकने लगी। उस बड़े भूकंप की वजह से मेरा स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहा। हर 3 दिन में छोटी बीमारी और हर 5 दिन में बड़ी बीमारी होती थी। इसलिए मैं जल्द ठीक हो जाऊं इसके लिए सु ऑनरू हर हफ्ते मंदिर आती थी और मेरी सलामती के लिए रिबन बांधती थी। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि इन सालों में सु ऑनरू ने इतने सारे रिबन बांधे थे। अब ये प्रार्थना के रिबन अभी भी पेड़ पर लटके हुए हैं, लेकिन सु ऑनरू और मैं अब कभी पुराने दिनों में वापस नहीं जा सकते। तुम दोनों भाई बहन का रिश्ता इतना गहरा है कि मुझे यहाँ फालतू होने का एहसास हो रहा है। सौंगिनी अब और नहीं पढ़ सका। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और वो जाने के लिए मुड़ा। जिद मत करो। कैसा फालतू एहसास? तुम मेरे पति हो, वो तो बस मेरा छोटा भाई है। अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं इन्हें अभी उतरवा देती हूँ। ये कहने के बाद सु ऑनरू मुड़ी और अपने साथियों से पेड़ के सारे प्रार्थना के रिबन फाड़ने को कहा। एक एक करके वो प्रार्थना के रिबन जमीन पर गिर गए और लोगों के पैरों तले कुचले जाने की वजह से कीचड़ में सन गए। बहुत जल्द वो पेड़ नए प्रार्थना के रिबन से भर गया। उन पर वो सारी मीठी बातें लिखी थीं जो सु ऑनरू ने खास तौर पर सौंगिनी के लिए लिखी थीं। तब जाकर सौंगिनी फिर से मुस्कुराया। उसने मेरी तरफ गर्व से देखा। तुमने ऐसा किया तो क्या शाओयू नाराज नहीं होगा? एक छोटा भाई पति जितना जरूरी कैसे हो सकता है? इस बात ने फौरन सौंगिनी को खुश कर दिया और शहर वापस जाते समय वो सु ऑनरू से चिपका रहा। मैं पीछे की सीट पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगा। अचानक गाड़ी की रफ्तार बहुत बढ़ गई। मैंने अपनी आंखें खोलीं और जैसे ही पूछने वाला था कि क्या हुआ, मेरे कानों में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कार अचानक बेकाबू हो गई, रेलिंग तोड़कर कई बार पलटी और आखिर में एक पहाड़ी खाई में फंस गई। मेरा सिर जोर से सीट के पिछले हिस्से से टकराया और उस झटके से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरा पूरा शरीर सीट में फंसा हुआ था। मेरे हाथ में पेड़ की एक टहनी घुस गई थी और मेरे बगल में सौंगिनी भी बेहोश पड़ा था। वो गंभीर रूप से घायल नहीं लग रहा था, बस सदमे की वजह से बेहोश हो गया था। ड्राइवर की सीट पर बैठी सु ऑनरू ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया दी। उसने सबसे पहले कार की खिड़की तोड़ी और रेंगते हुए बाहर निकल गई। संभलने से पहले वो कुछ बार लड़खड़ाई, फिर उसने दर्द से तड़पते हुए मुझे और बेहोश सौंगिनी को देखा। वो बस एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर सौंगिनी को अपनी पीठ पर लाद लिया। मैं पहले गिनी को ले जाती हूँ, मैं बाद में तुम्हें लेने के लिए किसी को भेज दूंगी। ये कहकर बिना मेरा चेहरा देखे वो सौंगिनी को अपनी पीठ पर लेकर जल्दी से निकल गई, जैसे उसे डर हो कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। जिस पल मैंने उसे छोड़ने का फैसला किया था, मैंने खुद से कहा था कि मैं उसके लिए फिर कभी नहीं रोऊंगा। अब से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। लेकिन जब मैं खाई में उस कार के नीचे अकेला दबा हुआ था तो मुझे उस साल के भूकंप की याद आने लगी। उस समय भी मैं मलबे में दब गया था। जमीन के नीचे उस अंधेरे में मेरे सिवा कोई नहीं था। मैं 3 दिन और 3 रात तक फंसा रहा। उसके बाद सु परिवार ने मुझे गोद ले लिया। हर दिन मैं भूकंप के उन दिनों के सपने देखता था और चादर के नीचे रोता और कांपता रहता था। तब सु ऑनरू हमेशा मेरे कमरे में दौड़कर आती और मुझे जोर से अपनी बाहों में भर लेती थी। डरो मत, अच्छे बच्चे बनो, मैं यहां हूं, अब से मैं तुम्हें कोई और नुकसान नहीं होने दूंगी।
लेकिन अब मैं बेबसी से उसे तब तक दूर जाते हुए देखता रहा जब तक वो मेरी आंखों से पूरी तरह ओझल नहीं हो गई। आकाश और भी काला होता गया, लेकिन मुझे सू ऑनरू वापस आती नहीं दिखी। मैं कड़वाहट के साथ हंस पड़ा। मैंने अपनी आखिरी बची ताकत बटोरी और दर्द को नजरअंदाज करते हुए कार के नीचे से रेंगकर बाहर निकलने की जद्दोजहद की। फिर मैंने अपने दांत भींचे और अपने हाथ से वो टहनी खींचकर बाहर निकाल दी। आखिर में मैं धीरे धीरे रेंगते हुए बाहर आ गया। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक रेंगना रहा, लेकिन पूरी तरह होश खोने से पहले मैं मुख्य सड़क तक पहुंच ही गया। जब मैं दोबारा जागा तो मैंने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया और मेरा हाथ पट्टी की एक मोटी परत से लिपटा हुआ था। मेरी आखिरी याद बस यही थी कि एक नेक राहगीर ने मुझे बचाया था। और जब से मैं अस्पताल में भर्ती हुआ हूं, सु ऑनरू एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई है। मैंने नर्स से सुना कि वो सॉन्ग जियोन की देखभाल कर रही है। सॉन्ग जियोन को बस मामूली चोटें आई थीं, लेकिन उसने उसके लिए पूरा फ्लोर बुक कर दिया ताकि वो ठीक हो सके। ये सुनकर मैंने अनजाने में अपने पट्टी बंधे हाथ की ओर देखा। मुझे वो साल याद आया जब मैं मामूली जुकाम की वजह से अस्पताल में भर्ती हुआ था। सु ऑनरू ने तब भी इसे ऐसे लिया था जैसे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रही हो, और वो एक पल के लिए भी मेरा साथ छोड़कर कहीं नहीं गई थी। मेरी छुट्टी के दिन बहुत से दोस्त मुझसे मिलने आए। उनमें एक लड़की भी थी जो मुझे पसंद किया करती थी। उसकी तरफ से दिए गए फूलों के गुलदस्ते को देखकर मैं अनजाने में ही मना करना चाहता था, पर उस लड़की ने हिचकिचाते हुए मुझे टोक दिया। शाओ यू, ज्यादा मत सोचो, ये फूल बस तुम्हें अस्पताल से छुट्टी मिलने की बधाई देने के लिए हैं। मुझे पता है कि तुम जल्द ही जा रहे हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम भविष्य में अच्छे से रहो। ये सुनकर मैं एक पल के लिए दंग रह गया और फिर उसे शुक्रिया कहा। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मैंने सू ऑनरू को दरवाजे पर खड़े देखा। मेरी यादों में वो शायद ही कभी नाराज होती थी, पर अभी उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसकी बर्फीली निगाहों ने मेरे हाथ के फूलों को देखा और फिर वो तुरंत मुड़कर चली गई। मैं सन्न था, थोड़ा उलझा हुआ सा, समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात पर गुस्सा था, पर मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। घर पहुंचते ही मैंने उन फूलों को गुलदस्ते में रख दिया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं दीवार का सहारा लेकर धीरे से दरवाजा खोलने गया। दरवाजा खुला और सामने सू ऑनरू का चेहरा नजर आया। जब से उसे मेरी भावनाओं का पता चला था, हमारे रिश्ते में बर्फ जैसी ठंडक आ गई थी। सू ऑनरू ने अब मेरा दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया था। वो अब यहाँ क्या कर रही है? जैसे ही मैंने बोलने के लिए मुंह खोला, सू ऑनरू ने मुझे गले लगा लिया। उसकी इस अचानक हरकत से मैं कुछ कदम पीछे हट गया। अगले दिन जब मैं बैठक से बाहर आया तो मैंने देखा कि सू ऑनरू माथे पर बल्लिए मेरी तरफ आ रही थी। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? ये देखकर कि उसे कल रात की कोई याद नहीं थी, मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने बड़ी बेरुखी से मेरी बात काट दी। क्या तुम मुझे अंदर लाए थे? श्याओ यू, मैंने तुमसे कहा था कि ये नामुमकिन है। वैसे भी मेरी जल्द ही शादी होने वाली है। क्या तुमने अब भी हार नहीं मानी? मैं सुन रह गया। फिर मैंने बिना कुछ कहे अपना सिर झुका लिया। अब कुछ कहने का फायदा भी क्या था? उसे पसंद करना ही मेरे लिए एक गुनाह है। अब उसकी नजरों में मेरी हर बात गलत है। मेरी लाल आंखें और झुका हुआ सिर देखकर सू ऑनरू की सांसें जैसे कुछ पल के लिए थमसी गईं। जैसे ही वो मेरे पास आने वाली थी, बाहर से एक नरम मर्दानी आवाज आई। ऑनरू वो बाहर से आया और उसे गले लगाने ही वाला था कि अचानक उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। तुम्हारे होंठ का कोना कैसे कट गया? ये कुछ नहीं है, शायद किसी मच्छर ने काट लिया होगा। उसने अनजाने में अपने होठों को छुआ और फिर मेरी तरफ एक गहरा इशारा किया। उसके बाद से मैं सोनरू से कभी अकेले में नहीं मिला। वो सॉन्ग जिनियन के साथ व्यस्त थी और मुझे अपने अभ्यास के लिए समय निकालना था। उस दिन जब मैं रेस्ट्रैक पर गाड़ी में बैठने की तैयारी कर रहा था, तभी मेरे गुरु अचानक सू ऑनरू और सॉन्ग जिनियन को वहां ले आए। मैं परिचय करवाता हूं, यह है मिस टू। रेसर सॉन्ग जिनियन को खास सिफारिश पर यहां शामिल किया गया है। सब लोग जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। मैंने तालियों की गूंज अनसुनी कर दी। मेरे गुरु ने किनारे पर खड़े मेरी तरफ देखा और कहा, श्याओ यू, अब से तुम जिनियन को ज्यादा सिखाओगे। परिचय के बाद मेरे गुरु बड़ी इज्जत के साथ सू ऑनरू और सॉन्ग जिनियन को कागजी कार्रवाई पूरी करने ले गए। जैसे ही बड़ा दरवाजा बंद हुआ, सब कानाफूसी करने लगे। मैंने सुना था कि सॉन्ग जिनियन पहले भी हमारे क्लब में आना चाहता था, पर उसका हुनर काफी नहीं था, इसलिए उसे नहीं रखा गया। मिस टू की तो बात ही कुछ और है। उनके बस एक शब्द से वो यहाँ सीधे अंदर आ गया। हमें तो यहाँ आने के लिए कितनी मुश्किल परीक्षाओं से गुजरना पड़ा था। कोई बराबरी ही नहीं है, बस कोई मुकाबला नहीं है। जलन भरी बातें एक के बाद एक जारी रहीं। मेरी नजरें एक पल के लिए डगमगा गईं। सू ऑनरू को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता था। वो सख्त थी और हमेशा अपने उसूलों पर चलती थी। वो नियमों को बहुत अहमियत देती थी और इतनी ताकत होने के बावजूद उसने कभी अपने विशेषाधिकारों का इस्तेमाल नहीं किया। पर अब सॉन्ग जिनियन के लिए उसने पहली बार अपने ही बनाए नियम तोड़ दिए थे। लगता है वो उसे वाकई बहुत पसंद करती हैं। उस दिन से सॉन्ग जिनियन क्लब में आ गया और मैं उसका सीनियर बन गया। मैंने गुरु की बात मानकर उसे गंभीरता से सिखाया, पर उसने कभी नहीं सुनी। वो हर बार बहुत टालमटोल करता और अभ्यास न करने के लिए बहाने ढूंढता रहता। इस बार मैं उसे वक्त पर नहीं रोक पाया और वो गायब हो गया। मैं उसे बुलाने के लिए खिड़की तक गया और तभी मुझे सू ऑनरू नजर आई। मैंने और ज्यादा नहीं देखा। शांति से मैंने खिड़की बंद की और अपना अभ्यास जारी रखा।
मैं घर बहुत देर से पहुंचा। जैसे ही मैंने देखा, सु ऑनरू मुख्य दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे के भाव बहुत कठोर और रहस्यमयी थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा इंतजार कर रही थी। मैं उसके पास जाकर पूछने ही वाला था कि तभी उसने बड़ी बेरुखी से सवाल किया, श्याओ यू, क्या तुम जिनियन को परेशान करना बंद कर सकते हो? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं है तो साफ कह दो। मैं पहले ही बहुत थका हुआ था। उसकी बातें सुनकर एक पल में मुझ पर कई भावनाएं हावी हो गईं। शिकायत, दुख और लाचारी। बिना सोचे ही मैं समझ गया था कि सॉन्ग जिनियन ने उसे भड़काने के लिए आग में घी डालने का काम किया होगा। मैंने कोई सफाई नहीं दी। मैं बस उसके पास से गुजरकर अपने कमरे में चला गया। उसके बाद से मैंने सॉन्ग जिनियन के साथ बहुत ढील बरतनी शुरू कर दी। इससे सॉन्ग जिनियन और भी ज्यादा घमंडी हो गया। वो हर रोज बस हाजिरी लगाने के लिए क्लब आता और फिर चला जाता। दूसरे लोग गुस्से में थे और उससे बात करना चाहते थे, पर मैंने सिर हिलाकर उन्हें रोक दिया। ये सॉन्ग जिनियन की जिंदगी है। अगर वो परीक्षा में फेल हो गया तो उसे खुद ही जाना पड़ेगा। ये उसकी जिंदगी है। उसे खुद इसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। वैसे भी अब मेरे पास उसे सिखाने का समय नहीं है। मुझे लगा कि बात यहीं खत्म हो गई, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि सू वानरू अचानक मेरे पास आएगी और मुझसे कहेगी कि मैं इस प्रतियोगिता में अपनी जगह सॉन्ग जिनियन को दे दूं। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या कहूं। जब उसने दोबारा पूछा कि क्या मैं तैयार हूं, तब मैंने अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में एक ठंडा गुस्सा साफ झलक रहा था। तुम मुझसे कह रही हो कि मैं अपनी प्रतियोगिता की जगह उसे दे दूं? मैंने अपनी भावनाओं को काबू करने की कोशिश की, पर फिर भी मेरी आवाज की थरथराहट छिप न सकी। आखिर वो तुम्हारा होने वाला जीजा है। वैसे भी ये सिर्फ प्रतियोगिता की एक सीट ही तो है। क्या ये वाकई इतना जरूरी है? सू वानरू, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे लिए रेसिंग के क्या मायने हैं। सू वानरू का दिल जैसे किसी ने जोर से भींच लिया हो। उसे भी शायद वो साल याद आ गए जब मैं रेसिंग के लिए पागलों की तरह मेहनत करता था। उसके हाथ अचानक भिंज गए। आखिर में उसने और कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुड़कर चली गई। जब से सू वानरू के एक कहने पर सॉन्ग जिनियन क्लब में आया था, तब से क्लब धीरे धीरे दो गुटों में बंट गया था। एक गुट का नेतृत्व मैं कर रहा था, जो अपने लक्ष्यों के लिए जी जान लगा रहे थे। दूसरा गुट सॉन्ग जिनियन के साथ था, जो दिन भर अभ्यास से जी चुराते और बस जिनियन की चापलूसी करने में लगे रहते, ताकि वो सू वानरू के सामने उनकी तारीफ कर सके और उन्हें ज्यादा फायदे मिल सके। आज के अभ्यास सत्र तक दोनों गुट कभी आमने सामने नहीं आए थे। शाओयू, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मैंने अनजाने में माथे पर बल डाला और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी जिनियन के पीछे खड़े चेले ने मुझे धक्का दे दिया। तुम्हारी समस्या क्या है? हमारे जिनियन ने तो बड़े प्यार से तुमसे मदद मांगी थी। तुम्हारा ये रवैया क्यों है? तुम्हारी क्या परेशानी है? ये तो मुझे पूछना चाहिए कि जिनियन को क्या दिक्कत है। उसके पास अभ्यास के दौरान पूछने का पूरा समय था, पर उसने नहीं पूछा। उसने जानबूझकर सब खत्म होने का इंतजार किया और अब पूछने आया है। क्या वो ये सब जानबूझकर कर रहा है? मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपने दोस्त को वहां से हटा लिया। पर सामने वाले को लगा कि हम डर गए हैं और उनकी बातें और भी बदतर हो गईं। अब डर गए? मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारा जिनियन भविष्य का सबसे बड़ा रेसर है। शाओ यू, तुम्हें उसे सिखाने का मौका मिल रहा है, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। तुम बस एक अनाथ हो। अगर तुमने हमारे जिनियन को खुश नहीं रखा तो संभल कर रहना, वो तुम्हें यहां से बाहर फिंकवा देगा। बात बढ़ती गई और पता नहीं किसने पहला मुक्का चलाया, पर दोनों गुट तुरंत एक दूसरे पर टूट पड़े। उस हंगामे में सॉन्ग जिनियन अचानक मेरे पास आया और उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं पहले से ही एक ऊंचे चबूतरे के किनारे पर खड़ा था। जैसे ही मैं गिरने वाला था, मैंने सॉन्ग जिनियन को पकड़ लिया और उसे भी अपने साथ नीचे खींच लिया। हम दोनों साथ में उस ऊंचाई से नीचे गिर गए। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। वहां का माहौल बहुत अफरा तफरी भरा था। जब सू वानरू पहुंची तो हमें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। हम दोनों की हालत देखकर सू वानरू का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आवाज, जो हमेशा शांत रहती थी, उसमें घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। अब क्या स्थिति है? मिस्टू, छोटे मालिक जंग और छोटे मालिक सॉन्ग दोनों ऊंचे चबूतरे से गिर गए हैं। दोनों के पैर टूट गए हैं। इसके अलावा छोटे मालिक सॉन्ग छोटे मालिक जंग के ऊपर गिरे थे, इसलिए उनकी हालत ज्यादा गंभीर है। इस वक्त हड्डियों के लिए खास दवा की सिर्फ एक खुराक बची है, पर छोटे मालिक सॉन्ग दवा के बिना भी ठीक हो जाएंगे। आपको क्या लगता है? ये जिनियन को दे दीजिए। डॉक्टर ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सू वानरू ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसका लहजा बहुत ही सख्त और तयशुदा था। उसके इस फैसले को सुनकर मैं, जो दर्द से अभी होश में आया था, मुझे लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। वो अच्छी तरह जानती थी कि एक रेस का ड्राइवर के लिए उसके पैर कितने मायने रखते हैं। डॉक्टर ने साफ कहा था कि सॉन्ग जिनियन के पैर दवा के बिना भी ठीक हो जाएंगे। मैंने अपने दर्द को दबाने की कोशिश की और अपनी बची कुची ताकत जुटाकर रोते हुए उनसे गुजारिश की, दीदी प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, क्या आप मुझे वो दवा दे सकती हैं? कोई बात नहीं अगर आप मुझे पसंद नहीं करती। ये भी ठीक है कि आपने मुझे पहाड़ की तलहटी में एक दिन और एक रात के लिए अकेला छोड़ दिया था, पर आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे पैर मेरे लिए कितने जरूरी हैं। मैं अपने पैर नहीं खो सकता। मुझे अब भी अपना सपना पूरा करना है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ। कहते कहते मेरी हिचकियां बन गई थीं। मोटे मोटे आंसू नीचे बह निकले। वो मेरे पीले गालों से होते हुए नीचे गिर गए। उस लड़के को टूटकर रोते देख, जो चोट लगने पर भी कभी नहीं रोता था, पास खड़ी सू वानरू की मुट्ठियां अपने आप खिंच गईं।
जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी, पास पड़े बेहोश सोंग जिनियन को भी दर्द की वजह से होश आ गया। गिरते वक्त पैरों में हुए उस भयानक दर्द को याद करके वो भी डर के मारे रोने लगा। वानरू, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचाओ। ये सुनकर सु वानरू ने मेरा हाथ झटक दिया और सोंग जिनियन का हाथ थामने दौड़ी। शांत हो जाओ, मैं अभी डॉक्टर से कहकर तुम्हें वो खास दवा दिलवाती हूँ। इतना कहकर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने डॉक्टर से सोंग जिनियन को वो खास दवा लगाने को कहा। मैंने बेबसी से ये सब देखा और खुद को सोंग जिनियन की तरफ घसीटने की कोशिश की ताकि डॉक्टर से वो दवा छीन सकूं, पर मेरे टूटे पैरों ने मुझे जकड़ रखा था, जिससे मेरा हिलना भी नामुमकिन था। वो ठंडी सुई सोंग जिनियन के पैर में चुभ गई। मैंने लाचार होकर उस खास दवा को कतरे कतरे उसके शरीर में उतरते देखा। 3 दिन बाद आखिरकार मुझे होश आया। इस बार मैंने सुवानरू को अपने सिरहाने बैठे देखा। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। मुझे जागता देख उसने कांपते हुए मुझे सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं उससे दूर हट गया। सो वानरू का हाथ हवा में ही टिठक गया। काफी देर बाद उसने आखिरकार अपना हाथ वापस खींच लिया। वो भारी आवाज में बोली, तुम्हारे पैर अब पहले की तरह ठीक हो गए हैं। बस अब तुम कभी रेस कार ड्राइवर नहीं बन पाओगे। वैसे भी भविष्य में वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। जिनियन मेरा मंगेतर है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे उस वक्त बहुत कुछ कहना चाहिए था। मुझे गुस्सा होना चाहिए था, बेबस और दुखी, यहां तक कि चिल्लाना चाहिए था, लेकिन मेरे अंदर उमड़ रही सारी भावनाएं आखिर में सिर्फ बेबसी बनकर रह गई। कृपया यहां से चली जाओ। अस्पताल के कमरे में गहरी खामोशी छा गई। आखिरकार सु वानरू खड़ी हुई। उसने मुझे आराम करने को कहा और फिर चुपचाप चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैंने अपने जख्मी पैरों को देखा और फूट फूट कर रोने लगा। मेरा रेसिंग का सपना पूरी तरह चकनाचूर होकर राख हो चुका था। जब डॉक्टर ने कहा कि मैं अब कभी रेस नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एक चलती फिरती लाश बन गया। मैंने हंसना रोना छोड़ दिया था, बस कुर्सी पर बैठकर खिड़की के बाहर ताकता रहता था। मुकाबले वाले दिन सु परिवार की रोकटोक के बावजूद मैं रेस ट्रैक पहुंचा और आखिरी कतार में बैठ गया। मैंने ट्रैक की तरफ देखा और सोंग जिनियन को मेरी जगह लेते देखा। वो उन तालियों और फूलों का हकदार बन रहा था जो मेरे होने चाहिए थे। रेस खत्म होने के बाद सु वानरू फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके पास पहुंची। बाकी लोग भी एक एक करके सोंग जिनियन को बधाई देने लगे। सिर्फ मैं अपनी जगह पर खामोश बैठा रहा और भीड़ को छंटते हुए देखता रहा। पता नहीं कितनी देर बाद मैं आखिरकार खड़ा हुआ और उधर चल पड़ा। मुझे अपनी तरफ आता देख सु वानरू सोंग जिनियन के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। अगर तुम नाराज हो तो मुझ पर गुस्सा उतारो, उसे चोट मत पहुंचाओ। मैं नाराज नहीं हूं, मैं तुम्हें एक तोहफा देने आया हूं। ये बात सुनकर हर कोई पल भर के लिए दंग रह गया। मेरे पीछे आओ, इतना कहकर मैं रेस ट्रैक से बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आए, आसमान में एक आतिशबाजी छूटी और फूलों की बारिश की तरह बिखर गई। देखते ही देखते पूरी आसमान जगमगा उठा। सु वानरू की आंखों में हैरानी की एक लहर दौड़ गई। तभी उसने मुझे कहते सुना, सु वानरू, क्या तुम्हें वो दिन याद है जब मैंने पहली बार रेस जीती थी? तुमने मेरे लिए पूरे आसमान को आतिशबाजी से भर दिया था। तुमने कहा था कि मेरी जिंदगी हवा की तरह आजाद और चमकदार होगी। आज मैं वो आतिशबाजी तुम्हें वापस लौटा रहा हूं। मेरी दुआ है कि तुम और मेरे जीजाजी उम्र भर साथ रहो और बुढ़ापे तक एक दूसरे को ऐसे ही प्यार करो। जैसे ही मेरे मुंह से जीजाजी शब्द निकला, सु वानरू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने मेरी तरफ देखा। ये पहली बार था जब मैंने सबके सामने सोंग जिनियन को जीजाजी कहा था। उसका दिल अचानक बैठ गया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, मैं मुड़कर वहां से चला गया। शादी की पिछली रात सुपरिवार में बहुत गहमागहमी थी। देर रात तक नीचे की लाइटें जल रही थीं। सू की मां नौकरों को शादी का सामान तैयार करने और कमरा सजाने के निर्देश दे रही थी। ऊपर मेरे कमरे की लाइट भी जल रही थी। मैं जमीन पर बैठकर सु वानरू के दिए तोहफे एक एक करके बक्से में भर रहा था। मैंने सारे तोहफे पैक किए और फिर उन भारी बक्सों को उठाकर धीरे धीरे नीचे ले आया। रात खामोश थी। पूरा घर खुशियों से सजा था, जो मुझे याद दिला रहा था कि यहां अब कोई नया मालिक आने वाला है। मैंने उन सजावटों की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखा। मैं बक्सा लेकर बाहर निकला ही था कि सु वानरू से आमना सामना हो गया। तुम कहां जा रहे हो? कुछ फालतू चीजों से पीछा छुड़ाने जा रहा हूं। मेरे पीछे हटने के अंदाज को देखकर उसका दिल अचानक जोर से धड़क उठा। उस हादसे के बाद से मैं बिल्कुल बदल चुका था। उसे लगा था कि रेस न कर पाने पर मैं बहुत हंगामा करूंगा, पर मैं डरावनी हद तक शांत था। मैंने अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा और तभी उसने मुझसे कहा, जिनियन ने कहा है कि वो तुम्हें अपनी शादी में बेस्ट मैन बनाना चाहता है। वो अब मेरे जीजाजी हैं, भाई नहीं। मेरे जैसे छोटे इंसान के लिए ये करना शोभा नहीं देता। तुम दोनों किसी और को ढूंढ लो। इतना कहकर मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और बाहर की तरफ चल दिया। बात यह नहीं थी कि यह सही नहीं था, बल्कि यह था कि उनकी शादी के दिन मुझे यहां से जाना था। शादी की पिछली रात मैं अपना बक्सा लेकर अपने पालक माता पिता से मिलने गया। पापा, मम्मी, मैं कल दीदी की शादी में शामिल नहीं हो पाऊंगा। मेरे असली माता पिता ने कल सुबह की फ्लाइट बुक की है। मैं कल जा रहा हूं। इतनी अचानक क्यों? ये अचानक नहीं है। मुझे बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। इसमें वो पैसे हैं जो मैंने सालों से बचाए थे। ये पिछले 15 सालों के मेरे खर्चों को चुकाने के लिए काफी हैं।
मैं मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। मैंने लिफाफे उन्हें दिए, उन्होंने मना किया पर मैंने उन्हें जोर देकर थमा दिया। कृपया इसे रख लीजिए। फिर मैंने जमीन पर झुककर उन दोनों बड़ों को 3 बार पूरी श्रद्धा के साथ प्रणाम किया। पापा मम्मी, पिछले 15 सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह मुझे पाला है वो एहसान मैं इस जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। अब से मैं अक्सर आप लोगों के पास नहीं रह पाऊंगा। मैं आप दोनों की अच्छी सेहत और लंबी उम्र की दुआ करता हूं। जब मैंने ऊपर देखा तो मेरी आंखों में आंसू थे और माथे पर चोट का निशान था। शादी वाले दिन सुवानरू को शादी में जाना था पर वो हिचकिचाई और रुकी रही। बजाय इसके वो मेरे कमरे के बाहर इधर उधर टहलती रही। सामने बंद दरवाजे को देखकर सुवानरू का दिल अचानक बैठने लगा। उसे लगा कि अगर वो चली गई तो वो कुछ बहुत कीमती चीज खो देगी। दीदी क्या बात है? मैंने दरवाजा खोला तो सुवानरू को अपने सामने खड़ा पाया। मेरी आंखों की बेरुखी ने उसे एक बार फिर से अंदर तक हिलाकर रख दिया। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? मैं हैरान रह गया। उसके साथ क्यों जाऊं? उसे और सोंग जिनियन को प्यार जताते देखने। मैंने अपनी कलाई घड़ी देखी। मेरे पास वक्त नहीं है, कुछ काम निपटा कर मैं सीधा शादी में पहुंच जाऊंगा। तभी मम्मी ने नीचे से आवाज दी, वानरू जल्दी करो, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। मेरे इनकार और मम्मी के बुलावे के बावजूद सुवानरू वहां से जाने में हिचकिचा रही थी। जब नीचे से दोबारा जोर से आवाज आई तो उसे अपनी घबराहट को दबाना पड़ा। शादी शुरू होने से पहले मुझसे आकर जरूर मिलना। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी आंखें झुका लीं पर वो जवाब चाहती थी। उसने फिर कहा, यह बहुत जरूरी है, तुम्हें मुझसे मिलने आना ही होगा। ये देखकर कि वो बिना जवाब लिए नहीं जाएगी, मुझे झूठ बोलकर सिर हिलाना पड़ा। ठीक है, समझ गया। इन शब्दों ने आखिरकार सुवानरू को थोड़ा सुकून दिया। तभी उसने दरवाजे से हाथ हटाया और जाने के लिए नीचे मुड़ी। मैंने उसे नीचे जाकर शादी की गाड़ी में बैठते हुए देखा। फिर पटाखों के शोर के साथ शादी का वो काफिला धीरे धीरे वहां से रवाना हो गया। वो मेरी नजरों से ओझल होने तक छोटा और छोटा होता गया। सुवानरू, तुम्हें शादी बहुत मुबारक। अलविदा, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। इतना कहकर मैं अपना सामान लेकर एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। मेरे कदम अटल थे। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों परिवारों की ये शादी उस वक्त शहर की सबसे बड़ी खबर थी। अनगिनत लोग सुबह सवेरे ही बाहर निकल आए और उस सड़क के दोनों तरफ खड़े हो गए जहां से शादी की गाड़ियां गुजरनी थीं। वे इस इंतजार में थे कि स्यू परिवार सड़क के किनारे शादी की मिठाइयां फेंकेगा। दुआओं का सिलसिला थम ही नहीं रहा था। लेकिन शादी की गाड़ी में बैठी सुवानरू को न जाने क्यों खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उसे आज सुबह मेरे कमरे के बाहर खड़े होना और वो तेज धड़कने याद आ रही थीं। उसका दिल फिर से घबराने लगा। उसे बार बार लग रहा था जैसे उसने कुछ खो दिया है। क्योंकि स्यू परिवार का सोंग परिवार से बड़ा था, इसलिए सुवानरू खुद इस बारात के लिए आई थी। स्यू परिवार को पुरानी परंपराओं की कोई परवाह नहीं थी। वे बस दुनिया को दिखाना चाहते थे कि सुवानरू का सोंग जिनियन से शादी करना सोंग परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। उनकी बेटी एक मामूली घर में शादी कर रही थी, न कि किसी ऊंचे खानदान के साथ रिश्ते के लिए। सोंग परिवार ने भी हर जगह लालटेन और सजावट की थी और हर तरफ रंगीन रेशमी कपड़े लटकाए थे। सोंग जिनियन और उसके दोस्त बालकनी पर खड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि स्यू परिवार की बारात कब आएगी। आखिरकार सुबह के 11 बज गए। स्यू परिवार का काफिला धीरे धीरे नजर आने लगा। उत्साहित भीड़ सोंग जिनियन के पास भागी। वे आ गए, मिस्सू आ गई हैं। शोर शराबे और धूम धड़ाके के बाद सुवानरू आखिरकार अपना गुलदस्ता लेकर दूसरी मंजिल पर सोंग जिनियन के कमरे में पहुंची। सुवानरू को अपने सामने दुल्हन के लिबास में देखकर सोंग जिनियन अपनी खुशी रोक नहीं पाया। वो आखिरकार सुवानरू से शादी करने वाला था। कुछ हंसी मजाक के बाद सुवानरू और सोंग जिनियन तय योजना के मुताबिक होटल जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में सोंग जिनियन पूरे समय सुवानरू को ही निहारता रहा। उसे नहीं पता था कि ये उसका वहम है या कुछ और, पर उसे लग रहा था कि विदाई के वक्त से ही सुवानरू का ध्यान कहीं और था। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी पोशाक को धीरे से खींचा। वानरू, क्या बात है? क्या तुम कुछ सोच रही हो? तुम बहुत खुश नहीं लग रही हो। कल रात शादी के बारे में सोचकर मैं इतनी बेचैन थी कि पूरी रात सो नहीं सकी। तब जाकर सोंग जिनियन ने सोचना बंद किया। उसने बड़े प्यार से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। शादी की गाड़ी होटल के सामने रुकी। वे दोनों आराम करने के लिए लाउंज में चले गए। कुछ देर बात करने के बाद सुवानरू आखिरकार उठी और बाहर चली गई। आज सुबह मुझसे कई बातें याद करके उसने फौरन बटलर को बुलाया। उसने बटलर से मुझे लाने को कहा। मेरे आने से पहले उसका दिल अचानक घबराने लगा। वो मुझे बताना चाहती थी कि अब से सोंग जिनियन मेरा जीजा होगा। मेरे दिल में जो भी हो, मुझे उसे सोंग जिनियन के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। सोंग जिनियन के स्यू परिवार के घर में आने के बाद भी मैं वहीं रह सकता था। मुझे घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं होगी। उसके दिल में मैं अब भी उसका छोटा भाई था। उसने बहुत सारी बातें सोच रखी थीं और ये भी कि मिलने पर बात कैसे शुरू करेगी। लेकिन जब उसने बटलर को अकेला देखा तो उसकी सारी बातें डर में बदल गईं। शाओयू कहाँ है? बटलर ने मुंह खोला पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे शुरू करे। जब सुवानरू ने उसे मुझे ढूंढने भेजा था तो उसका सामना ऊपर जा रहे मिस्टर और मिसेस स्यू से हो गया।
मकसद जानकर मिस्टर और मिसेस यू ने एक दूसरे की तरफ देखा। समय देखा जाए तो मैं अब तक विमान में बैठ चुका हूंगा और शादी बस शुरू ही होने वाली थी। अगर सू वानरू अब मुझे ढूंढने गई तो उसे जरूर कुछ गड़बड़ होने का शक हो जाएगा और इससे शादी में भी देरी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बटलर से झूठ बोलने को कहा कि मेरे पैर की चोट फिर से उभर आई है और मुझे आराम करने के लिए घर जाना पड़ा। सू वानरू को यकीन दिलाने के लिए वे जानबूझकर एक नोट भी ले आए जो मैंने पहले कभी लिखा था पर उसे दिखाया नहीं था। उस पर मेरी लिखावट में लिखा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैं घर जा रहा हूँ। सू वानरू ने नोट लिया और उसकी भवें तन गईं। उसे लग रहा था कि कुछ तो गलत है। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, शादी शुरू होने का वक्त हो गया। दुल्हन को तैयार हो जाना चाहिए। सू वानरू जो आगे बढ़ने ही वाली थी, अपने कदम पीछे खींच लिए और शादी के हॉल की तरफ चल दी। बटलर ने उसे जाते हुए देखा और राहत की गहरी सांस ली। पियानो की मधुर धुन बजने लगी। सू वानरू ने स्टेज के दूसरे छोर पर देखा जहां सॉन्ग जिनियन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, लेकिन न जाने क्यों अचानक उसे ख्याल आया कि मैं दूल्हे के कपड़ों में कैसा लगूंगा। मैं हमेशा से शरारती रहा हूं, इसलिए मैं शायद पारंपरिक सूट नहीं पहनता बल्कि अपना पसंदीदा काला और सुनहरा लिबास पहनता। वो सॉन्ग जिनियन की तरह इंतजार नहीं करता बल्कि तेज कदमों से मेरी तरफ आता। उसके चेहरे पर सॉन्ग जिनियन की तरह शर्मीली मुस्कान नहीं बल्कि एक बेबाक और चमकती हुई हंसी होती। फिर वो बड़े हक से उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता। शायद वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, इतनी कि जब पंडित ने पूछा कि क्या वो अपने सामने खड़े दूल्हे को स्वीकार करती है तो उसके मुंह से अनजाने में मेरा नाम निकल गया। उसके हाथ में अभी भी माइक था और उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। मेहमान पहले तो हैरान रह गए और फिर आपस में कानाफूसी करने लगे। क्या शाओ यू स्यू परिवार का गोद लिया हुआ बेटा नहीं है? स्यू परिवार की बड़ी बेटी शाओ यू का नाम क्यों ले रही है? दोनों परिवारों के माता पिता पहली कतार में बैठे थे और उनके चेहरे सख्त हो गए थे। मिस्टर और मिसेस स्यू ने उसे देखा, वे और भी घबरा गए थे। उनकी बेटी इतने अहम मौके पर ऐसा तमाशा कैसे कर सकती थी? सॉन्ग परिवार के माता पिता के चेहरे गुस्से से काले पड़ गए और उन्होंने स्यू परिवार से जवाब मांगा। स्टेज पर सू वानरू के मुंह से मेरा नाम सुनकर सॉन्ग जिनियन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपनी पतलून को कसकर पकड़ लिया और उसकी आवाज कांपने लगी। वानरू, तुम ये क्या कह रही हो? उसने बेताबी से सू वानरू का हाथ पकड़ना चाहा। बस एक आखिरी कदम बाकी था और वे पति पत्नी बन जाते। उसने शाओ यू का नाम क्यों लिया? अगर पहले की बात होती तो सू वानरू जरूर इस बात को संभाल लेती और सब ठीक कर देती, पर अब वो बस स्टेज के नीचे खड़े मेहमानों को देख रही थी। कुछ अजनबी थे, कुछ पहचाने हुए, पर वो जिस चेहरे को ढूंढ रही थी वो वहां नहीं था। अगले ही पल सबकी पुकार को अनसुना करते हुए वो स्टेज से उतरी और बाहर की तरफ भागी। अनगिनत लोग उसका नाम पुकार रहे थे, कुछ गुस्से में थे, कुछ दुखी और कुछ बेबस, पर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और शादी के हॉल से बाहर निकल गई। सोंग जिनियन ने उसके पीछे भागना चाहा, पर अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वहां पूरी तरह से भगदड़ मच गई। सू वानरू गाड़ी में बैठी जोर से एक्सीलेटर दबाया और सीधे स्यू परिव के घर की तरफ गाड़ी दौड़ाई। आज सुबह मेरी आंखों में वो मंजर बटलर का दिया वो पुराना नोट और उसकी आंखों में छिपा पछतावा याद करके उसके दिल में एक बहुत बुरा ख्याल आया। गाड़ी स्यू परिवार के दरवाजे के ठीक सामने रुकी। गाड़ी ठीक से पार्क करने से पहले ही वो विला के अंदर की तरफ भाग रही थी। उसने कुछ ही छलांगों में 2 मंजिलों की सीढ़ियां पार कर लीं। वो तेजी से मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसे जोर से धक्का देकर खोल दिया। अंदर कोई नहीं था, यहां तक कि मेरा सारा सामान भी गायब था। सू वानरू का चेहरा पथरा गया। उसने पास से गुजर रही एक नौकरानी को पकड़ लिया। मेरा भाई कहाँ है? छोटे मालिक आज सुबह सवेरे ही अपना सूटकेस लेकर चले गए। नौकरानी उसे देखकर सहम गई थी। सू वानरू के दिल में वो बुरा अंदेशा और भी गहरा हो गया। उसने नौकरानी को धक्का दिया और नीचे की तरफ भागी। तभी उसका सामना घर लौट रहे गुस्से से भरे मिस्टर और मिसेस स्यू से हुआ। रुक जाओ! सू वानरू ने वहां से निकलने की कोशिश की, पर अचानक उसका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई। ये देखकर मिस्टर स्यू ने अपनी आंखें मूंद लीं और वे लगभग बेहोश ही हो गए। आज के दिन को एक खुशी का दिन होना था। किसने सोचा था कि ऐसा कोई तमाशा खड़ा हो जाएगा? स्यू परिवार सू वानरू को लेकर इमरजेंसी रूम भागा, जहां डॉक्टर ने बताया कि वो 1 महीने की गर्भवती है। जब सॉन्ग परिवार को ये खबर मिली तो वे खुशी खुशी सू वानरू के कमरे के बाहर जमा हो गए। उन्हें लगा था कि ये शादी पूरी तरह टूट चुकी है, पर अचानक हालात ने एक नया मोड़ ले लिया। सू वानरू के पेट में सॉन्ग परिवार का वारिस था, तो अब वो शायद भविष्य में कभी भी भाग नहीं पाएगी। उन सब में सबसे ज्यादा खुश सोंग जिनियन था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऊपर वाला उस पर इतना मेहरबान होगा। ऐसे अहम मौके पर उसने उसे एक औलाद दी। जब सू वानरू की आंख खुली तो उसने सबको अपने आसपास इस तरह देखा जैसे उसे किसी खास हिफाजत की जरूरत हो। वानरू, तुम मां बनने वाली हो। तुम अब कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकती। अब जब तुम जाग गई हो तो जल्दी से जिनियन से माफी मांगो। तुम शादी के बीच से भाग गई थीं, जिसकी वजह से हर कोई जिनियन के बारे में बुरा भला कह रहा है। सू वानरू वहां जाने के लिए कैसे तैयार होती? वो मुझे ढूंढना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि मैं कहां चला गया हूं। सू वानरू मुझे ढूंढने के इरादे से अस्पताल के बिस्तर से उठने लगी।
पर मिस्टर स्यू ने उसे जाने का मौका नहीं दिया। उन्होंने हाथ के इशारे से नौकरों को उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन उसने उन्हें मौका नहीं दिया, जिससे मिस्टर स्यू इतने गुस्से में आए कि वे डगमगा गए। बागी औलाद, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? तुम पहले से ही गर्भवती हो। तुम ऐसे हर जगह कैसे भाग सकती हो? शाओ यू आखिर कहाँ गया है? उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज में एक गुजारिश थी। दाई की कही बातें याद करके सु वानरू के दिल की धड़कन तेज होती गई। तुम इन सब चीजों के बारे में क्यों पूछ रही हो? तुम्हारे लिए अभी सबसे जरूरी यह है कि मेरे साथ चलो और सोंग परिवार से माफी मांगो। सु वानरू ने देखा कि पिताजी बात नहीं मान रहे, इसलिए उसने उनसे बचकर निकलने की कोशिश की, पर उन्होंने उसे पकड़ने का हुक्म दे दिया। कुछ लोगों ने उसे जबरदस्ती सोंग जिनियन के सामने ला खड़ा किया। क्या तुम नहीं जानती कि आज कौन सा दिन है? तुम बीच में ही भाग गई। सोंग और स्यू परिवार अब दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? सु वानरू, अगर तुम मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी तो पहले ही कह देती। तुमने इसी वक्त मेरे परिवार को जलील क्यों किया? तुम क्या चाहती हो कि मेरा बेटा इसके बाद कैसे जिए? सु वानरू ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने अपने होंठ भींच लिए और कुछ नहीं बोली। इसी पल अस्पताल के कमरे का दरवाजा अंदर से खुला। सोंग गिनी का चेहरा पीला था और आंखें कसकर बंद थीं। मां ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बेटे का हाल जानने उसके पीछे भागी। तुम शाओ यू को ढूंढने क्यों भागी? बेटी की अजीब हरकतों को याद करते हुए उसके मन में एक नामुमकिन ख्याल आया। सु वानरो ने मुट्ठियां भींच लीं। उसके पास कहने को शब्द नहीं थे। वो क्या कहती? पहले वो चाहती थी कि मैं उसे अपना जीजा मान लूं, इसलिए वो मुझे ढूंढ रही थी। पर जब उसे पता चला कि मैं जा चुका हूं तो उसका दिल घबराहट से भर गया। वो मुझे ढूंढना चाहती थी, पर ढूंढकर भी क्या होता? अचानक उसके मन में मेरी कई तस्वीरें उभर आईं। खुश, दुखी, बेहाल और यहां तक कि आज सुबह का मेरा शांत चेहरा भी। धीरे धीरे ये सारी तस्वीरें डायरी मिलने के बाद वाली यादों में बदल गईं। जब मैंने हिम्मत जुटाकर उससे इजहार किया था कि दीदी, मैं आपको पसंद करता हूं, उसने अनजाने में अपना हाथ दिल पर रख लिया। तुम शाओ यू को नहीं ढूंढ रही थी। क्या तुम्हें उसे पसंद करने का एहसास हुआ? वो तजुर्बेकार था और बेटी को देख सब समझ गया। पहले की बात होती तो सु वानरो मना कर देती, पर आज शादी और घर पर मुझे न पाकर वो घबरा गई थी और फौरन मुझे ढूंढना चाहती थी। वो भावना जो उसने बरसों से दबा रखी थी वो फिर से जाग उठी और बढ़ने लगी। वो तुम्हारा भाई है, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? जो शब्द उसने कभी कहे थे वही 3 साल बाद उसकी मां ने दोहराए। उसका दिल भर आया। आज उसे समझ आया कि उन शब्दों ने कितना नुकसान किया था। वो राज जिसे कभी जुबान पर नहीं लाया गया। तुम उसे कितना भी पसंद करो, अब कोई फायदा नहीं। शाओ यू अपने सगे माता पिता के पास विदेश चला गया है। वो अब कभी नहीं आएगा। शाओ यू को उसके सगे माता पिता मिल गए। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? इसे मुझसे क्यों छिपाया? तुमने ये क्या किया? क्या तुम्हें नहीं पता? सु वानरो का चेहरा पीला पड़ गया। इस पिछले महीने के बारे में सोचते हुए कि कैसे उसने गिनी को खुश करने के लिए मेरे रिबन फाड़ दिए। उसने दवा की आखिरी खुराक भी उसे दे दी, जिससे मेरा करियर खत्म हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो गिरते गिरते बची। उसके आसपास का सब कुछ धुंधला हो गया। उसे सिर्फ अपनी तेज धड़कनें और सांसें सुनाई दे रही थीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम पहले क्या सोचती थी। अब तुम्हारी शादी गिनी से हो चुकी है। तुम मां बनने वाली हो। पुराने ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। गिनी के साथ खुशी से रहो। हालांकि सु वानरो भाग गई थी, पर दोनों परिवारों ने गिनी को दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया था। सु वानरो के होंठ हिले, पर अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। होश आने पर उसने गिनी को फूट फूट कर रोते देखा। आज जो हुआ उससे उसे गहरा सदमा लगा था। शादी जिंदगी का सबसे अहम पल होती हैं, पर जिससे वो प्यार करता था वो किसी और के लिए भाग गई। शादी में बेहोश होने के बाद पता चला कि सु वानरो गर्भवती थी। डॉक्टर ने बताया कि सु वानरो बहुत तनाव में थी, इसलिए बच्चे का बच पाना मुश्किल था। यह सोचकर वो और भी बुरी तरह रोने लगा। बचपन से ही वो किसी मामले में मेरी बराबरी नहीं कर सका था। हालांकि दोनों परिवार बराबर थे, पर उसके माता पिता सु परिवार के संपर्कों का फायदा चाहते थे। उन्होंने उसे मुझसे दोस्ती बढ़ाने पर मजबूर किया ताकि सु परिवार से कुछ लाभ मिल सके, जबकि सोंग परिवार में सब कुछ उसके छोटे भाई के नाम कर दिया गया था। उसके पास अपना कुछ नहीं था, यहां तक कि उसे शादी भी भाई के भविष्य को देखकर करनी थी। पहले उसके माता पिता ने उसके लिए एक गुस्सैल तलाकशुदा वारिस को चुना था। वो तो उसकी खुदकुशी की धमकी देने के बाद उसके माता पिता पीछे हटे। माता पिता के इस इरादे को बदलने के लिए उसे खुद ही कोई रास्ता निकालना था। इत्तेफाक से मैंने उसे बता दिया था कि मैं सु वानरो को पसंद करता हूं। उसे पता था कि मैं सिर्फ गोद लिया बेटा हूं और यह गलत होगा, इसलिए उसने तुरंत सु वानरो को बता दिया। वो मेरी उम्मीदें तोड़ना चाहता था, पर सु वानरो ने मुझे भुलाने के लिए उसे नाटक करने को कह दिया। जाहिर है उसे यह मौका हाथ से नहीं जाने देना था। चुनी हुई लड़की के मुकाबले सु वानरो कहीं बेहतर थी, इसलिए उसने रोने और फिक्रमंद होने का दिखावा किया। सु वानरो खुद को रोक नहीं पाई और उसके जाल में फंस गई।
एक दो मुलाकातों के बाद आखिर उनकी शादी हो गई। पर किसने सोचा था कि सू वानरो मेरी वजह से भाग जाएगी। इससे उसकी बहुत बदनामी हुई। उसके माता पिता भी नाराज थे कि वो उसे संभाल नहीं पाया। पर सू परिवार के सामने वो लाचार बने रहे। अगर पहले की बात होती तो सू वानरो उसे गले लगा लेती। ये नजारा देखकर सौंगिनी और भी चिढ़ गया। उसे पता था कि सू वानरो ने मुझे दूर रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया था, पर अब वो अपना सब दे चुका था। उनकी शादी हो चुकी थी, फिर भी वो मेरे ही बारे में सोच रही थी। वानरो। सू वानरो ने उसे ठंडी नजरों से देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। जैसे ही वो कुछ कहने वाला था, सू वानरो ने अपने पेट की ओर देखा। डॉक्टर ने बताया कि वो 1 महीने की गर्भवती है। उस दिन के अलावा वो हमेशा सावधानी बरतता था। वो गिनी को संभाल रही थी और उस एक बार वो चूक गए। अगर मैं न गया होता तो ये बच्चा शायद बुरा न होता। पर अब जब मैं जा चुका हूं तो इस बच्चे की कोई जरूरत नहीं है। सॉन्ग गिनी हो या ये बच्चा, दोनों ही बस मेरी उम्मीदें तोड़ने के जरिया थे। अब उसे अपनी भावनाओं का एहसास हो गया था, इसलिए वो इस बच्चे को नहीं रख सकती थी। मैं ये बच्चा गिराना चाहती हूं। इन शब्दों ने गिनी के होश उड़ा दिए, पर इससे पहले वो कुछ कहता सू के माता पिता अंदर आ गए। पिता ने सू वानरो को बुरी तरह फटकारा। उसने आंखें बंद की और बेहोश हो गई। जब मेरे माता पिता के लोग मुझे अमेरिका ले गए तो मैंने सगे माता पिता को वहां फूल लिए खड़े देखा। वो बेताबी से मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं बिल्कुल अपनी माँ जैसा दिखता हूं। 15 साल बाद के इस मिलन ने हम तीनों को एक दूसरे के गले लगकर रोने पर मजबूर कर दिया। माँ ने अपने आंसू पोंछे पर मुझे देखते ही वो फिर से रो पड़ी। घर पहुंचने के बाद भी उन्होंने मेरा हाथ जोर से थाम रखा था। बस बस, हमने तुम्हारा नाम शिंग चेन रखा था। कोई बात नहीं माँ, मुझे शिंग चेन ही बुलाइए। आखिर मैंने सू परिवार से सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। अब मैं उनका हिस्सा नहीं हूं। जाहिर है मुझे अपने सगे माता पिता का सरनेम अपनाना चाहिए। माँ ने खुशी से सिर हिलाया। फिर अचानक उन्होंने मेरे पैरों की ओर देखा। शिंग चेन, क्या तुम अमेरिका में भी रेसिंग जारी रखना चाहते हो? अगर हाँ तो हम अभी तुम्हारे लिए किसी क्लब से बात करेंगे। मैं सन्न रह गया और बस अपने पैरों को देखता रहा। मेरी आंखें लाल हो गईं और आंसू बहने लगे। मुझे रोता देख मां घबरा गईं। उन्हें लगा कि उन्होंने कोई दुखती रग छू दी है। उन्होंने मुझे गले लगाया और माफी मांगी। माफ करना शिंगचेन, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है मां, बात यह नहीं है कि मैं रेस नहीं करना चाहता। मैंने उन्हें बताया कि कैसे सौंगिनी ने मुझे धक्का दिया था और कैसे सू वानरो ने वो खास दवा सौंगिनी को दे दी थी। जब मैंने बताया कि डॉक्टर ने मेरी रेसिंग पर रोक लगा दी है तो मैं मां की गोद में रोने लगा। काफी समय बीत चुका था, पर फिर भी मैं इस सच को नहीं स्वीकार पा रहा था। मां को गुस्सा भी था और बहुत दुख भी। उन्होंने काफी देर तक मुझे संभाला। मेरे सोने के बाद वो चुपके से बाहर आईं और वापस देश में फोन किया। लाओ मिंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुवानरो के गर्भवती होने के बाद गिनी उनके घर रहने लगा था। वो जो मांगती उसे मिल जाता और खाने में हर रोज कुछ नया होता था। सबकी इतनी देखरेख में सुवानरो की सेहत भी सुधरने लगी थी। पर सौंग गिनी को लेकर सब कुछ ठीक नहीं था। उनकी शादी तो हो गई थी, पर कागजों पर अभी भी वो पति पत्नी नहीं बने थे। आज मां के पुनर्जन्म का दिन था। सु वानरो न चाहते हुए भी घर वापस लौट आई। पर घर पहुंचकर वहां कोई खुशी का माहौल नहीं था, बल्कि सब लोग जमा होकर फुसफुसा रहे थे, जिसे देखकर वो घबरा गई। वो भीड़ हटाकर अंदर पहुंची तो देखा कि मां पुलिस को गिनी को ले जाने से रोक रही थी। आसपास के लोगों से पूछने पर उसे पता चला कि मेरा उस ऊंचे चबूतरे से गिरना सॉन्ग जिनियन की एक सोची समझी साजिश थी। मैं जब भी अभ्यास करता हूं तो रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा इस्तेमाल करता हूं और फिर उस फुटेज को दोबारा देखता हूं। उस दिन सॉन्ग जिनियन से बहस करने से पहले मैं कैमरा बंद करने ही वाला था, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि वो मुझे धक्का दे देगा और वो सब कैमरे में कैद हो गया। अगर वो रिकॉर्ड न भी होता तो भी उस वक्त वहां कई लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से सब देखा था। शुरुआत में मेरे करीबी दोस्त पुलिस में रिपोर्ट करना चाहते थे, पर सु वानरू की साख की वजह से क्लब के बड़े अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया और पुलिस के पास जाने की इजाजत नहीं दी। आज के दिन तक, जब अमेरिका से एक अंतर्राष्ट्रीय फोन आया, तभी जाकर ये मामला एक बार फिर सामने आया और साथ ही ये बात भी खुल गई कि सु वानरू ने वो खास दवा सॉन्ग जिनियन को दी थी। घोटालों की इस कतार ने सु परिवार की इज्जत पूरी तरह धूल में मिला दी। मुख्य पुलिस अधिकारी का सिर चकरा रहा था, तभी भीड़ के पीछे से एक कार का हॉर्न गूंजा। सबने एक एक करके पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि एक सख्त मिजाज वाला अधेड़ उम्र का आदमी कार से बाहर निकला और सीधा सु वानरू की तरफ बढ़ा। उस आदमी ने एक विशेष जांच वारंट निकाला। सु वानरू, आप पर दूसरों को नुकसान पहुंचाने का शक है, आपको हमारे साथ चलना होगा। उसकी सहमति का इंतजार किए बिना उसने अपने आदमियों को इशारा किया और कई लोग उसे जबरदस्ती गाड़ी में ले गए। जब सू की मां ने यह नजारा देखा तो वो जोर जोर से चिल्लाई और उन्हें रोकना चाहा। तभी सू के पिता होश में आए और उन्होंने अपनी पत्नी को रोक लिया। उस अधेड़ उम्र के आदमी का ओहदा उनके मुकाबले कहीं बहुत ऊंचा था। उनका परिवार उससे दुश्मनी मोल लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई।
उन्होंने सॉन्ग जिनियन को घसीटकर पुलिस की गाड़ी में डाल दिया। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी और पीछे रह गई तो बस एक तबाही। सू की मां की हिम्मत जवाब दे गई और वो जमीन पर गिर पड़ी। सू के पिता ने फुर्ती से उन्हें उठाने की कोशिश की, पर उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो पूरी तरह बेहोश हो गई। उस धुंधले से पूछताछ के कमरे में वो अधेड़ उम्र का आदमी सू वानरू के सामने बैठा था। हाथ में एक कागज था। में वो एक एक करके उसके गुनाह गिनाने लगा। सू वानरू जितना ज्यादा सुनती जा रही थी, उसे ये सब उतना ही जाना पहचाना लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि ये बिल्कुल वही चीजें थीं जो उसने मेरे साथ की थीं। मैंने एक बार अपनी माँ से अपने असली माता पिता की पहचान के बारे में पूछा था, पर वो बहुत डरी हुई लग रही थी और बात को टाल गई। जब उस आदमी ने बताया कि उसने सॉन्ग जिनियन को वो दवा दी थी और राजदूत के बेटे यानी सीओयू के बेटे को नुकसान पहुंचाया जिससे वो कभी रेस नहीं कर पाएगा, तब उसे यकीन हो गया कि वो राजदूत का बेटा मैं ही था। वो व्याकुल होकर सामने वाले शख्स से इस सच की पुष्टि करना चाहती थी, पर पीछे खड़े आदमियों ने उसे जोर से दबाए रखा। उस आदमी ने उसकी तरफ एक ठंडी नजर डाली और उसकी सजा का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ सॉन्ग जिनियन की हालत सू वानरू से भी कहीं ज्यादा खराब थी। जांच में यह भी पता चला कि सॉन्ग जिनियन ने कई बार जानबूझकर दूसरों को चोट पहुंचाई थी। मेरे अलावा भी कई लोग उसकी नफरत का शिकार हुए थे। हालांकि सॉन्ग परिवार ताकतवर था और उसे बचा सकता था, पर उसने ऐसी मुसीबत मोल ली थी कि गलत इंसान से पंगा ले लिया था। उन्होंने उसे बचाने का ख्याल ही छोड़ दिया। आखिर में सॉन्ग परिवार को पीड़ितों को बड़ी रकम देकर मामला सुलझाना पड़ा, जिससे वो लोग बहुत गुस्से में थे। उन्होंने अपना पूरा गुस्सा सॉन्ग जिनियन पर निकाला और उससे सारे रिश्ते तोड़कर उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। अंत में सू की मां ही उसे अपने घर लेकर आईं। पहले मां को सॉन्ग जिनियन बहुत पसंद था। उन्हें लगता था कि वो बहुत नेक और समझदार है और उनकी गंभीर बेटी को हंसा सकता है। जब भी वो घर आता तो पूरा घर हंसी मजाक से भर जाता था। पर अब जब उन्होंने उसकी ये काली करतूतें देखी थीं, तो वो उसके साथ प्यार से पेश नहीं आ पा रही थीं। उसे देखते ही उनके सिर में दर्द होने लगता था। आखिरकार उन्होंने उसे बगल वाले घर में भेज दिया और उसकी देखभाल के लिए कुछ नौकरानियां रख दी। उन्होंने नौकरानियों को साफ कह दिया कि बस उसे जिंदा रखें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये साफ था कि कुछ समय पहले तक जो सॉन्ग जिनियन सबकी आंखों का तारा था, वो बस एक रात में गहरी खाई में गिर गया और सबकी नजरों में विलेन बन गया। हर कोई उससे कन्नी काटने लगा। उसने एक बार बगावत करने की कोशिश की, पर सू की मां द्वारा भेजी गई नौकरानियों ने उसके गुस्से को पूरी तरह अनसुना कर दिया। मेरी सलाह है कि आप ये सब छोड़ दीजिए। अगर सू की बेटी के पेट में आपका बच्चा ना होता तो ये परिवार आपकी कोई परवाह नहीं करता। सॉन्ग जिनियन ने भी उस बच्चे के बारे में सोचा और तभी वो थोड़ा शांत हुआ। वैसे भी अब उसके पास कुछ नहीं बचा था और वो बच्चा ही उसका इकलौता सहारा था। उसे ये पक्का करना था कि वो बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। ये सोचते ही उसने हाथ पैर मारना बंद कर दिया। उसने चुपचाप अपना बचा हुआ दलिया खत्म कर लिया। इस बीच नीचे वाले कमरे में सू वानरू सुस्त पड़ी थी। उसका ओदा छीने जाने के बाद पता नहीं था कि वो टीम में कब लौटेगी। वो बेजान सी फर्श पर बैठी थी। उसके पैर बेतरतीब फैले हुए थे और उसके हाथ ढीले पड़कर बगल में लटक रहे थे। उसकी आंखों की वो चमक अब कहीं खो गई थी और वो बिल्कुल धुंधली और बेजान लग रही थी। तभी एक नौकरानी एक बड़ा सा डिब्बा लेकर आई और उसे सू वानरू के सामने रख दिया। छोटी मालकिन, ये सामान कूड़ा इकट्ठा करने वाली जगह से वापस आया है। उन्होंने बताया कि ये वही चीजें हैं जो छोटे मालिक ने पहले फेंक दी थीं। क्योंकि ये सामान काफी कीमती है, इसलिए उन्होंने इसे ऐसे ही फेंकने की हिम्मत नहीं की और इसे सही सलामत वापस भेज दिया। ये सुनते ही कि ये सामान मैंने फेंका था, सू वानरू की बेजान आंखों में अचानक चमक आ गई। मेरे जाने के बाद मेरे कमरे की सारी चीजें फेंक दी गई थीं, यहाँ तक कि हमारी पुरानी पारिवारिक तस्वीर भी। उसने घर का कोना कोना छान मारा था, पर उसे मुझसे जुड़ी एक भी चीज नहीं मिली थी। उसने झट से उस डिब्बे को अपनी तरफ खींचा। शायद काफी समय से कोई हरकत न करने की वजह से उसके हाथों में ताकत नहीं थी और वो डिब्बा तुरंत फट गया। उसके अंदर का सारा सामान बाहर बिखर गया। सामान को साफ साफ देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसके अंदर वो सारे तोहफे थे जो उसने मुझे दिए थे। उसके हाथ में जो टेडी बियर था, वो मेरे सू परिवार में आने के पहले दिन का था। उसने ये मुझे स्वागत के तौर पर दिया था। उस वक्त मैं इतना डरा हुआ था कि रात भर सो नहीं सका था। वो सू वानरू ही थी जो टेडी बियर लेकर मेरे कमरे में आई थी और मुझे सोते समय कहानियां सुनाई थीं। उसने तो ये भी कहा था कि ये टेडी बियर उसकी परछाई है और ये उसकी जगह मेरी हिफाजत करेगा। उसके बगल में रखे चमड़े के जूते भी सू वानरू ने ही दिए थे। वो मेरा पहला जन्मदिन का तोहफा था। उसने खास तौर पर मेरे लिए इन्हें विदेश से मंगवाया था। बाकी के डिब्बे हर साल मेरे जन्मदिन के थे, वही तोहफे जो उसने मुझे जन्मदिन पर दिए थे। मेरे जन्मदिन की रात के 12 बजते ही वो तैयार तोहफा मेरे कमरे के दरवाजे पर रख दिया करती थी। उसने एक भी साल ये सिलसिला नहीं तोड़ा। मेरे 18वें जन्मदिन तक, जब उसे मेरी भावनाओं वाली वो डायरी मिली, उसके बाद उसने मुझे कभी कोई तोहफा नहीं दिया। सू वानरू ने एक एक करके हर चीज को देखा। उसकी आंखों का दर्द और भी गहरा होता जा रहा था। मैंने इन सभी तोहफों को बहुत संभाल कर रखा था। अगर उन पर वक्त के थोड़े पीले निशान न होते तो कोई भी उन्हें नया ही समझता। उसने कांपते हाथों से एक एक करके उन तोहफों को छुआ। तभी अचानक उसे कुछ और नजर आया। तोहफों के उस ढेर के बिल्कुल नीचे से उसने एक डायरी निकाली। उस पर लगी टेप के अनगिनत टुकड़ों को देखकर वो सब समझ गई।
ये मेरी वही डायरी थी जिसे उसने फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। वो लड़का जो उसे दीदी कहता था, अचानक उसे उसके पूरे नाम से बुलाने लगा था। उसे लगा कि शायद मैं अब बड़ा हो गया हूं और मेरे अपने कुछ राज हैं, इसलिए उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर जब सॉन्ग जिनियन ने उसे चुपके से रोककर मेरी भावनाओं के बारे में बताया, तब उसे एहसास हुआ कि मैं उसे कब से पसंद करता था। उस वक्त वो पहले तो सन्न रह गई, और फिर वो हैरानी अचानक डर में बदल गई। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे निजी बातें भी सॉन्ग जिनियन को बता दी थीं, और सॉन्ग जिनियन कभी कोई बात छिपाकर नहीं रख पाता था। उसे डर था कि अगर किसी दिन उसने ये राज खोल दिया तो न सिर्फ हम दोनों बल्कि पूरे सुपरिवार की बहुत बदनामी होगी। इसलिए वो मेरी इन भावनाओं को जड़ से ही खत्म करना चाहती थी। उसे खुद भी याद नहीं था कि वो कब मेरे कमरे में घुस आई और कैसे उसने मेरी डायरी के चिथड़े उड़ा दिए। जब उसे होश आया तो उसने मेरा आंसुओं से भरा और बुरी तरह टूटा हुआ चेहरा देखा। उस पल वो वाकई बहुत घबरा गई थी, पर डायरी की बातों को याद करके उसकी घबराहट गुस्से में बदल गई। जब से तुम सुपरिवार में आए हो, मैंने तुम्हें हमेशा अपना छोटा भाई ही माना है। तुम मेरे बारे में ऐसे विचार कैसे रख सकते हो? अगर तुम अभी भी सुपरिवार में रहना चाहते हो तो इन ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल दो, वरना ये शहर भर में एक बड़ा स्कैंडल बन जाएगा और सुपरिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसका हाथ उस फटी हुई डायरी को सहला रहा था। वो अंदाजा लगा सकती थी कि उसके जाने के बाद मैं कितना टूट गया हूंगा और कितना रोया हूंगा, और फिर रो रो कर थक जाने के बाद कैसे मैंने नफरत के सहारे उस डायरी के एक एक टुकड़े को फिर से जोड़ा होगा। शायद उस गहरे दर्द की वजह से डायरी पर आज भी सूखे आंसुओं के कई निशान मौजूद थे। आंसुओं की वजह से स्याही फैल गई थी और कई शब्द अब साफ नजर नहीं आ रहे थे, पर फिर भी कोई भी उसके लिए मेरे उस गहरे प्यार को महसूस कर सकता था। यही वजह थी कि मैं बाद में भी हार मानने को तैयार नहीं था और बार बार उसे बचाने की कोशिश करता रहा, पर वो कभी राजी नहीं हो सकती थी। सू के माता पिता की नाराजगी ही मुझे एक बार फिर बहुत दुख पहुंचाती। इसलिए मेरे दिल से अपनी यादें मिटाने के लिए उसने किसी और के साथ नाटक करने का फैसला किया। जब सॉन्ग जिनियन को उसके इस विचार के बारे में पता चला तो उसने खुद ही आगे बढ़कर हाथ बढ़ाया। उसने सॉन्ग जिनियन के टूटते हुए शरीर को देखा और उसके मन में हमदर्दी जाग उठी। पर उसे बाद में पता चला कि यह सब तो सॉन्ग जिनियन की एक बड़ी चाल का हिस्सा था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बहुत स्वाभाविक था। वो और सॉन्ग जिनियन एक दूसरे के करीब आते गए, और मेरी आंखों में उसके लिए जो प्यार था वो दिन ब दिन फीका पड़ता गया। जब वो पहली बार सॉन्ग जिनियन की वजह से रात भर घर नहीं आई, जब उसने उसका हाथ थामकर सगाई और फिर शादी का ऐलान किया, तब मेरी आंखों से वो प्यार हमेशा के लिए गायब हो गया। अब वहां सिर्फ एक ठंडक और दूरियां बची थीं। जब मेरा दिल पूरी तरह मर चुका था, तब उसके लिए मेरे मन में बस यही एहसास बचा था। उस वक्त वो वाकई बहुत खुश थी। खुश थी कि आखिर मैं उसे अब प्यार नहीं करता, पर अब उसे एहसास हुआ कि ये देर से जागा हुआ प्यार कितना दर्दनाक है। ये बहुत तकलीफदेह था। पूरे कमरे में एक गहरा सन्नाटा और उदासी फैल गई। उसने उस डायरी को अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। जिनचांग हवाई अड्डा। आधे साल बाद मैंने एक बार फिर इस जमीन पर कदम रखा। जब मैं पहले अमेरिका गया था तो मुझे लगा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि महज 6 महीने बाद ही मैं वतन वापस लौट आऊंगा। इस बार मैं अपनी माँ की तरफ से उनके गुरु के जन्मदिन के जश्न में शामिल होने आया था। मेरी माँ अपने काम की वजह से वापस नहीं आ सकी, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। मेरी सुरक्षा पक्की करने के लिए उन्होंने खास तौर पर मेरे छोटे भाई को मेरे साथ वापस भेजा। हालांकि मुझे गए हुए सिर्फ आधा साल हुआ था, पर यहाँ सब कुछ देखकर लगा जैसे कोई उम्र गुजर गई हो। मेरे पास बैठा जिन चांग यहाँ की चीजें देखकर बार बार हैरान हो रहा था। वो बचपन से ही अमेरिका में रहा था। वो पहली बार देश वापस आया था। हमारे आने से पहले माँ ने यहाँ अपनी एक सहेली को फोन करके हमारा ख्याल रखने को कहा था, इसलिए एयरपोर्ट से निकलकर हम किसी होटल नहीं गए, बल्कि हमें लेने गाड़ी आई और हम सीधे गूफ परिवार के घर चले गए। गूफ परिवार जुनचांग के दक्षिणी हिस्से में रहता था। ये इलाका रईस और नामी परिवारों से घिरा हुआ था, और गूफ परिवार के घर से थोड़ी ही दूर मेरी माँ के गुरु का घर था, जहां मैं पहले रहा करता था। उन जानी पहचानी गलियों को देखकर मैं खोसा गया। मैं इस रास्ते से अनगिनत बार गुजरा था। 6 साल की उम्र में जब सु परिवार मुझे घर ले गया, तब भी यही रास्ता था। 15 साल की उम्र में जब मैं देर तक प्रैक्टिस करता था और सु वानरू मुझे लेने आती थी, तब भी यही रास्ता था। सु वानरू की शादी वाले दिन मैंने उसकी विदाई वाली गाड़ी को भी इसी सड़क पर जाते देखा था, और आखिर में जब मैं अपना बैग लेकर निकला, तब भी इसी रास्ते से एयरपोर्ट गया था। मैं यादों में खोया ही था कि अचानक मेरी आंखों के सामने एक बड़ा सा हाथ लहराया। तब जाकर मेरी तंद्रा टूटी। तुम ऐसे कहाँ खो गए हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। गाड़ी गूफ परिवार के अहाते में जाकर रुक गई। जैसे ही हम उतरे, मिसेज गूफ बड़ी गर्मजोशी से हमारा स्वागत करने बाहर आईं। हमने जल्दी से अपने लाए तोहफे उनकी नौकरानी को दिए। कुछ औपचारिक बातों के बाद वो हमें हमारे कमरों की तरफ ले गईं। तुम दोनों के कमरे पहली मंजिल पर ही हैं। कांच का दरवाजा खोलते ही तुम्हें पीछे के सुंदर बगीचे का नजारा दिखेगा। सामान रखने के बाद हमने कुछ देर और मिसेज गूफ से बातें की। उसके बाद हम तोहफे लेकर फेंग परिवार के घर माँ के गुरु से मिलने चल दिए। जाने से पहले हमने मिसेज गूफ से कह दिया कि वो हमारे लिए रात का खाना न रखें। मिसेज गूफ ने हामी भर दी।
उन्होंने हमें संभल कर जाने को कहा और विदा किया। गूफ परिवार से फेंग परिवार का घर ज्यादा दूर नहीं था, पर जिनचांग से चुप नहीं रहा गया। वो बार बार जुनचांग की कहानियां सुनाने की जिद करने लगा। हालांकि मैं 15 साल यहां रहा था, पर मैं सिर्फ क्लब और सु परिवार के घर के बीच ही आता जाता था। मैं बहुत कम बाहर जाता था, खासकर तब से जब सुवानरू को मेरी भावनाओं का पता चला था। उसके बाद तो मैंने बाहर निकलना और भी कम कर दिया, सिवाय उस एक बार के जब मैं पहाड़ों वाले मंदिर गया था। मंदिर के बारे में सुनकर वो फिर मेरे पीछे पड़ गया और मुझसे वादा लिया कि फुर्सत मिलने पर मैं उसे वहां दर्शन कराने ले जाऊंगा। उसे बचपन से ही इधर उधर घूमने फिरने का बहुत शौक था। अमेरिका में तो उसकी माँ उस पर नजर रखती थी, पर यहाँ आकर वो किसी बेकाबू बंदर जैसा हो गया था। मैं उसकी जिद के आगे हार गया और मुझे हाँ कहना पड़ा। मास्टर फेंग के जन्मदिन के जश्न के बाद मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। ये सुनकर आखिर उसे चैन मिला और उसने मेरा हाथ छोड़ा। फेंग परिवार के घर पहुंचने पर देखा कि नौकर चाकर जन्मदिन की तैयारियों में जुटे हुए थे। हमें देखते ही वहां के मुनीम जी ने बड़ी खुशी के साथ हमारा अंदर स्वागत किया। बैठक में घुसते ही मेरी नजर सोफे पर बैठे मास्टर फेंग पर पड़ी। मैंने अपने लाए हुए तोहफे मेज पर रख दिए। मास्टर फेंग, अपने माता पिता की तरफ से मैं आपके सुखद बुढ़ापे की कामना करता हूं। आप हजारों साल जिएं। हम दोनों की दुआ है कि आप एक विशाल वृक्ष की तरह हमेशा हरे भरे और खुशहाल रहें। इतनी सारी दुआएं सुनकर मास्टर फेंग खुशी से खिलखिला उठे। उन्होंने अपनी बगल वाली कुर्सी को थपथ पाया और हमें सोफे पर बैठने को कहा। उन्होंने प्यार से पूछा कि तुम्हारे माता पिता इन दिनों कैसे हैं? सब ठीक हैं। बस काम की वजह से वो आपके जन्मदिन पर खुद नहीं आ सके। कोई बात नहीं, तुम्हारी भावनाएं ही मेरे लिए काफी हैं। जीयू, इन्हें बाहर घुमाने ले जाओ। रात के खाने के लिए वक्त पर आ जाना। तुम जवान लोगों को बाहर घूमना फिरना चाहिए। मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूं, अब मुझसे ज्यादा चला नहीं जाता। हमने कुछ देर और बातें की और फिर विदा लेकर फेंग जी यू के साथ बाहर निकल आए। रास्ते में हम तीनों बहुत मजे से बातें कर रहे थे। तभी बातों बातों में फेंग जी यू ने अचानक अपने सिर पर हाथ मारा। अरे, मैं तो ये बात लगभग भूल ही गया था। किस्मत से आधा महीना पहले मैंने एक रेसिंग क्लब में समय तय किया था। मैं वहां जाकर हाथ आजमाना चाहता था। मुझे याद आया कि जिंग चेन, तुम पहले रेस कार ड्राइवर थे ना? क्या तुम चलकर देखोगे कि वो क्लब कैसा है? अगर वो अच्छा नहीं हुआ तो वो दूसरा चुन लेगा। पर ये सुनते ही हमारे चेहरे का रंग उड़ गया। क्या हुआ? बात क्या है? शायद हम वहां नहीं जा पाएंगे। मेरे भाई के पास कुछ ऐसी वजह हैं कि वो अब रेस ट्रैक पर नहीं जाना चाहते। अच्छा, तो कोई बात नहीं, हम वहां नहीं जाएंगे। तुम मेहमान हो। मुझे ये देखना है कि तुम यहाँ अच्छा वक्त बिताओ और खुशी खुशी जाओ। इतना कहकर उसने अपने सहायक को फोन किया और क्लब जाने का इरादा टाल दिया। फिर वो हमें दूसरी तरफ बने एक पार्क में ले गया। उधर रेसिंग क्लब में सॉन्ग जिनियन सिम्युलेटर पर एक रेसर को ट्रेनिंग दे रहा था। जब से उसका दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सच सामने आया था, क्लब की बदनामी हो गई थी। वहां के सदस्य लगातार दूसरे क्लबों में जा रहे थे। नाम खराब होने की वजह से रईस लोगों ने वहां आना बंद कर दिया था। आखिर में क्लब के मालिक को निवेश के लिए कई लोगों की मिन्नतें करनी पड़ी। जब सब लोग जोशो खरोश से प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी मास्टर गुस्से में तमतमाते हुए अंदर आए। उन्होंने तालियां बजाईं। तुम लोग अभी तक प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? सब अपने अपने घर जाओ। मास्टर का अचानक ऐसा गुस्सा देखकर सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुर्सी पर बैठा सोंग जिनियन भी हैरान होकर खड़ा हो गया। वो धीरे से मास्टर के पास गया। अचानक प्रैक्टिस क्यों रोक दी गई? मुझे क्या पता। अभी फेंग परिवार ने संदेश भेजा है कि वो अब यहां नहीं आएंगे। वो हमारे क्लब में अब एक पैसा भी नहीं लगाएंगे। ये सुनते ही वहां ऐसा हड़कंप मच गया जैसे खौलते तेल में पानी की बूंदें गिर गई हों। हर कोई शोर मचाने और बहस करने लगा। कुछ लोग तो इतने परेशान हो गए कि रोने ही लगे। वो अपनी ट्रेनिंग और रेस के लिए इसी पैसे के भरोसे बैठे थे। इतनी आहें और रोना धोना सुनकर सोंग जिनियन का चेहरा भी सफेद पड़ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और पूछा, पर क्यों? कहा, तो मुझे नहीं पता। सोंग जिनियन को होश ही नहीं रहा कि वो वहां से कब निकला। दोपहर की तेज धूप उसकी आंखों में चुभ रही थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सुध बुध खोए घर पहुंचा और सुवानरू से टकरा गया जो बाहर जा रही थी। उसने बेसाख्ता पूछा, तुम कहां जा रही हो? तुम्हें इससे क्या? सुवानरू ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसे बाहर जाना था क्योंकि उसकी मां को मास्टर फेंग के जन्मदिन का न्योता मिला था। शुरुआत में उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर उसने सुना कि अम्बेसडर जिया सन भी वहां आने वाले हैं। उस दिन के हादसे के बाद हर कोई जान चुका था कि वो अम्बेसडर कोई और नहीं बल्कि मैं था। सिर्फ ये सोचकर कि वो मुझे फिर से देख पाएगी, उसे और किसी चीज की परवाह नहीं रही। उसने चुपके से फेंग परिवार के घर पहुंचने की तैयारी की ताकि मुझसे मिल सके। ये मेरी बात क्यों नहीं है? मैं तुम्हारा पति हूं। हमारी शादी का अभी पंजीकरण नहीं हुआ है। शादी की रस्में भी पूरी नहीं हुई थी। तुम मेरे पति नहीं हो। इतना कहकर उसने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा और सीधे आगे बढ़ गई। सोंग जिनियन ने गुस्से में दांत पीसे और छिपकर उसके पीछे हो लिया। वो समझ गया था। वो इतनी जल्दी में थी कि जरूर मुझसे ही मिलने जा रही थी। फेंग जियू हमें काफी देर बाहर घुमाता रहा और हम खुशी खुशी वापस लौटे।